नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम अटकलें और तमाम जो है गुनाभाग सामने आने लगा है। कई चैनलों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि एनडीए की कितनी सीटें आएंगी या इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर बाजी मारेगा। आज हम हिंदुस्तान समाचार के संपादक जितेंद्र तिवारी से राज्यों के बारे में ठीक से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में एनडीए का पलड़ा भारी है और कहां-कहां एनडीए को चुनौती मिल रही है। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम शुरुआत आज करते हैं उत्तर प्रदेश से। कहते हैं दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी, दोनों की जोड़ी ने कमाल का काम किया है। जितेंद्र जी, क्या उत्तर प्रदेश में भी कमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कमल ही कमाल है। कमल का फूल जितना खिला पिछली बार, तो कमल ने जो कमाल किया था उस कमाल में कोई वो जो धमाल है वो अभी तक बदला नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब की भी वो धमाल होने वाला है। देखिए उसके कारण है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं जितनी भी जगहों पे जाता हूँ, एक तो सेंटर में कई जगह कुछ राज्यों में तो नहीं होता होगा, लेकिन यूपी में धमाल है। वो ये कि ऊपर तो मोदी को वो देख ही रहे हैं, जो योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, जो सुशासन, जो एक मतलब डर का माहौल, भय का माहौल जो खत्म हुआ है, तो जो न्यायप्रिय लोग हैं, हो सकता है कि एक तबका इससे नाराज हुआ हो और रहेगा भी वो तबका नाराज, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि भाई समानता की बात है। वो पहले समानता में रहते नहीं थे, प्रिविलेज थे। उनको थाने में जाने के बाद या उनको हर चीज में एक वरीयता मिलती थी सपा के शासन में। मैं समझता हूँ कि मैंने एज पत्रकार भी देखूं तो योगी आदित्यनाथ ने अपना विजन तो बिल्कुल क्लियर रखा है कि मैं संत हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं अपनी जगह पे अपनी पूजा करता हूँ। लेकिन न्याय व्यवस्था में अब आप देखिए कि जिस समय कोविड हुआ, क्या दिल्ली से जब जो लोग जा रहे थे, क्या ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम को नहीं बैठने दिया या किसी क्रिश्चियन को नहीं बैठने दिया या केवल हिंदुओं को लेके गए? या जो उत्तर प्रदेश में जितनी योजनाएं लागू हुई वो वही कहते हैं कि भाई हमने शासन स्तर पर अगर सबसे पहला मकान जुबैदा बेगम को मिला, तो किसी सरकारी योजना में किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा तबका था, जो इन्हीं कारणों से पीड़ित महसूस करता था, जो हिंदू, बड़ा हिंदू समाज है, आज भी कंसोलिडेटेड है वैसे का वैसे ही। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, कांग्रेस के पास क्या है? बसपा में कौन सी नई जान फूंक गई है? सपा की तो हालत इतनी खराब है कि सुबह किसी को टिकट दे रहे हैं, शाम को बदलना पड़ रहा है। तो ये जो ऐसी भगदड़ दिखती है ना कि आप सुबह किसी पे, भाई लोकसभा चुनाव 5 साल में होता है। अगर ऐसा होता कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट आया हो तब आप बदल रहे हो, समझ में आता है। लेकिन आपके अपने ही वर्कर इस समय इतने नाराज हैं आपके टिकट वितरण से कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति कहाँ जाने वाली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म होने की बात कही जा रही है। खास करके ये दो जो बड़े जो नाम थे, जो एक खास वर्ग से आते थे, हालांकि उनका नाम लेना अभी लोगों को लगता है कि उचित नहीं है क्योंकि खास वर्ग से आते हैं। लेकिन आप देखेंगे नीचे का जो मुस्लिम वर्ग है वो अभी योगी जी के साथ पूरी तरह से टिका हुआ है। उसको लगता है कि जो माफिया थे वही मारे गए हैं, इसमें योगी का कोई मुस्लिम और हिंदू का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि देखिए जो योजनाएं लागू हुई हैं, जो बुनकर वर्ग के लिए हो, अब जैसे पीलीभीत में मान लीजिए कि बांसुरी व्यवसाय को उन्होंने एक नया आयाम देना, तो बांसुरी बनाने वाले कौन है भैया? जी जी। वो मुस्लिम वर्ग के ही लोग सबसे ज्यादा उसी को बनाते थे। आप किसी भी जहां आपने योजनाएं लागू की हैं, अब जो जिन्होंने लूट खसोट को और दादागिरी को, सरकारी जमीन पे कब्जे को सपा और बसपा के शासनकाल में ही, ये उन्हीं के कारण से बदनाम थे। एक बस और चर्चा इस पहलू पे करेंगे कि पिछली बार जो है उत्तर प्रदेश के दो लड़के को लेकर चुनाव लड़े थे, अखिलेश और राहुल गांधी। इस बार दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये कहूंगा बल्कि उत्तर प्रदेश को गांधी परिवार ने लगभग छोड़ दिया है। ना तो अब इन्होंने अमेठी में किसी को भी उम्मीदवार बनाया, ना रायबरेली में बनाया। आपको लगता है क्या राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश को लेकर कोई मन में डर है, उनके मन में दुविधा है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं? ये डर है कि उनके जाने के बाद पार्टी की स्थिति और खराब होगी और मेरे मेरे को इसके लिए दोष दिया जाएगा? राहुल गांधी अब दोष मुक्त है सब चीजों से, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अब दोष देने से फायदा नहीं, क्योंकि जिस स्थिति में कांग्रेस आ गई है उसके लिए सब जानते हैं। उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं सोनिया गांधी जी ने पुत्र मोह में पार्टी डुबो दी, और कई बार लोग कहते हैं कि अगर उनका पुत्री को ही आगे आ जाए, जैसा कि फिर से उत्तर प्रदेश से मांग उठ रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रियंका गांधी एक थोड़ा सा
बेटर फेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई क्रांति आ जाएगी, लेकिन पिछली बार तो चुनाव में एक्टिव थी, इस बार तो चुनाव में दिख भी नहीं रही उत्तर नहीं प्रदेश में। देखिए उसको समझिए, ये हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो भी कहते हैं, हम जब लोग सीटों का निकालना शुरू करते हैं कि किस सीट पर प्रियंका जी गई और उसकी स्थिति क्या हुई, जी तो पिछली बार आप देखें कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, एक केवल सोनिया जी को छोड़कर। पिछली बार एनडीए ने 64 सीटें जीती थी। अब आप बताइए 80 में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं एनडीए और बीजेपी मैं को? समझता हूँ आप ये एनडीए में 64 नहीं थी, मेरे ख्याल से एनडीए की ज्यादा, अच्छा 64 ही दिखा रहे हैं। जी 64 ही सीटें जी थी। हाँ, जी 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 हम्म। जी कांग्रेस को एक सीट मिली, ठीक है। हम्म। मुझे लगता है इस बार मैं तो बड़ा आसान्वित था, मुझे लगा कि 72 सीटें कम से कम 72 सीटें, क्योंकि आप एक बातचीत और देखिए कि यहाँ बसपा को 15 सीट मिली है। बसपा विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है, मैं नहीं समझता कि बहुजन समाज पार्टी की ये 15 सीटें टिकी रह पाएंगी, और ये अगर कहीं शिफ्ट होती हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होती, सपा की ओर जा नहीं सकती, और कांग्रेस में ताकत नहीं। यानी कि मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का एक तरह से और डिक्लाइन है, वो भाजपा के लिए और प्लस। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगी, लेकिन जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 70 से 72 या 72 से थोड़ा ऊपर भी 75 तक भी जा 75 सकते तक हैं। भी सीटें आ सकती देखिए हैं। कुछ मैं इसमें बहुत स्पष्ट कर दूं कि 4-5 सीटें खासकर मुलायम सिंह के परिवार की ऐसी हैं जिसको आप बहुत ये मत मानिए कि उनका अपना व्यक्तिगत जो संबंध संपर्क है उनमें वो प्रभावी रहते हैं। अब जैसे कन्नौज सीट है, आप बहुत भी मेहनत करें तो भी कन्नौज मुलायम सिंह के आदि समय से बिल्कुल, चली आ रही है। अब इटावा सीट है, या इटावा में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन कुछ सीटें फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसी हैं जहां पर उनका प्रभाव अच्छा है। वहां हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और गणित कर ली हो, कुछ समीकरण सारे देखे हो तो थोड़ी और अच्छा हो सकता है, लेकिन 72 से 75 सीटें मिलना ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना संभव कर है, जाएगी। काफी हद तक संभव है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। बात अब मध्य प्रदेश की। लोग कहते हैं एमपी गजब है, सचमुच गजब है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही बहुमत से बनी है और यह चुनाव उसके तुरंत बाद होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीच में बहुत सारी अटकलें थी कि शायद कमलनाथ भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का मनोबल काफी गिरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है, जितेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार हालांकि 7% सीटें ही मानिए 29 में से भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिली थी, क्या इसमें कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है? हाँ, परिवर्तन होगा। अब की बार कांग्रेस 0 हो जाएगी। कारण बताता हूँ, मैं कोई कल्पना या हवा में या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ इस कारण से ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि कांग्रेस ने किया क्या, आपके बीच में सत्ता रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सत्ता छीन ली। सत्ता छीनने के बाद जब चुनाव हुए तो वो पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत में न केवल आए, आप रणनीति देखिए, मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ा रहे हैं जो सिटिंग मुख्यमंत्री था, केंद्र के मंत्रियों को स्टेट का मंत्री बना दिया, नए लोगों को उभार के सामने ले आए, एक बिल्कुल नया चेहरा चीफ मिनिस्टर आ गया। अच्छे से सर पार्टी मोबिलाइज कैसे होती है और पार्टी डल कैसे होती है, ये उदाहरण मध्य प्रदेश में है कि अब आपने उन लोगों को लाकर मोबिलाइज किया है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, उनको लाकर आपने चीफ मिनिस्टर नए दायित्व, उनको संगठनों में जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ आप फिर वही दो नाम गिना रहे हैं, कमलनाथ दिग्विजय सिंह छिंदवाड़ा सीट पर उनका बेटा। अरे भाई, इनसे बाहर कब निकलोगे आप? जब आप यंग ब्लड को सर्कुलेट ही नहीं होने दोगे बॉडी में, तो आप धीरे धीरे मरते जाओगे। आप मध्य प्रदेश जहां तूती बोलती थी कांग्रेस की, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की, बिल्कुल, एक से एक बड़े आप कद्दावर क्यों नेता खत्म थे। होते जा रहे हो राज्यों से, ये समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप उस दायरे को तोड़ना नहीं चाह रहे। आप नया खून, युवा वर्ग, इनको प्रभावित करने वाले कोई कार्यक्रम नहीं करते हो, उनको जोड़ते नहीं हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछली बार एक छिंदवाड़ा सीट आई थी, वो भी अभी अभी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के जो क्या कहते हैं, नगर प्रमुख जिसको कहते हैं, मेयर, नगर प्रमुख चुनाव डिक्लेयर होने के बाद नगर प्रमुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो में कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते काफी हैं। करीबी थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नगर प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ये बताता है कि इस बार जो है 29 के छिंदवाड़ा भी 29 जो है छिंद हो जाने वाला है। चलिए, बात अब करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पुराने सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। सारे स्टॉलवर्ड्स, जिनको पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स कहते थे,
वो थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की क्या स्थिति रहेगी और बाकी जो है जिसको महाराष्ट्र आघाड़ी कहते थे उसकी स्थिति क्या रहेगी, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। जितेंद्र जी, दो बड़े लोग जिसको कहते हैं बाल ठाकरे का बेटा है और मुख्यमंत्री भी रहे और पार्टी संभाल भी रहे हैं, लेकिन उनके रहते ही उनके नेतृत्व में ही पार्टी का बड़ा विभाजन हो गया है और 70% लोग, 70% विधायक जो है लोग वो अलग एक शिवसेना बना लिए। उसी तरह से आप देखेंगे शरद पवार की पार्टी जो है वो 70% लोग उनके भतीजे के पास चले गए। क्या जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसमें बहुत प्रमुख लोग समय शामिल हुए थे जब ये गठबंधन बना था, क्या वो कहीं एनडीए के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है या वहां भी आपको लगता है कि ये इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं बैठ ही जाएगा? उठने की तो कोई संभावना इसलिए नहीं दिख रही है कि उठाने की कोशिश करने वाले हार मान चुके। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है, अगर उसको बचाने वाले लोग थोड़े दिखे, क्या कारण देखिए कि जैसे आपने सब बता दिया, पिछला घटनाक्रम हम दोहराते नहीं, लेकिन चुनाव आने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर सेक्रीफाइस किया। एकनाथ शिंदे हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वहां के भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जूनियर हैं बिल्कुल, लेकिन, और वो बहुत अच्छे वक्ता भी है, नेता भी है, सब कुछ, पर उनको वो उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। लेकिन पार्टी के लिए समर्पण क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सिखाती है, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। एक अच्छा गठबंधन उन्होंने बनाया। एनसीपी जो पहली बार 4 सीटें लेके आई थी, उनके अजीत पवार इनके साथ आ गए। शिवसेना के मूल पार्टी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक खारिज हो गया, मूल पार्टी अब एकनाथ शिंदे है। यानी अभी तो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनके पुत्र और उनके पौत्र, ये दोनों अभी ये सिद्ध करने वाले हैं कि असली शिवसेना वो थी कि हम हैं, क्योंकि आपको ना उनका निशान मिला है और ना आपको उनका कोई पहचान मिली है। आप उनका बाला साहब का नाम ले सकते, एकनाथ शिंदे भी उतना ही नाम ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पिछली बार शिवसेना के साथ लड़के भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत, यानी 48 में से 41 सीटें लेके आई थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से फिर यहाँ इस राज्य में भी बेहतर करेगी। कारण ये है कि कांग्रेस, एनसीपी, ये अपने अपने, एनसीपी तो आप जानते हैं सुप्रिया सुले की वजह से विभाजित हो गई, और कांग्रेस में संजय निरुपम जिस तरीके से रोज एक राग अलाप रहे हैं, तो वो ये बताता है कि वहां कुछ भी अभी ठीक नहीं है। और अशोक चौहान जैसे बड़े लीडर, मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, ये सारे लोग इधर आ गए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप आंकड़ों में जाएं तो शिवसेना पिछली बार, वो वाली शिवसेना अगर इधर मान ली जाए तो ये बड़ी बात होगी कि शरद पवार जी 1 सीट, उद्धव ठाकरे जी के कारण से उनकी 1 सीट और कांग्रेस की 1 सीट, 3 या 4 सीटें वो लोग जीतेंगे, अधिक से अधिक 45 सीटों तक एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। एक बात इसमें और आपसे जानना चाहूंगा, शिवसेना भले ही 2 धड़े में बंट गया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो शिवसेना की जो मूल सोच थी वो हिंदुत्ववादी सोच थी। क्या उससे हटके लोग कांग्रेस समर्थित किसी गठबंधन को वोट देंगे या वो लोग भारतीय जनता पार्टी और जो डिवाइडेड शिवसेना है उसके पक्ष में आएंगे? देखिए, मूल तो सोच के साथ एकनाथ से, वो तो वो पहले ही बता रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ आप सोनिया पार्टी के साथ खड़े हैं, एक आप एनसीपी के साथ खड़े हैं। आप राम जन्मभूमि का विरोध जिन बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले खड़े होकर, जबकि और कोई दल खड़ा होकर कहने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने कहा कि ये काम अगर बाबरी ढांचा गिराने का है तो और मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मेरा उसका गर्व है, मैं बिल्कुल। क्रेडिट लेता हूँ। उन ठाकरे जी के पुत्र अगर ये कहें कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये ठीक समय पे नहीं बन रहा, उसमें मीन में कौन आपके साथ, आपका कैडर कैसे खड़ा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि वो नाराजगी बहुत भारी पड़ने वाली है। आपने अपना मूल चरित्र खो दिया और आप अपने पुत्र मोह में अपनी पार्टी भी खो दी। आप जो है कुल मिला के 48 में से आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि 43-41 से बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, और ये 45 तक भी जा सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, एनसीपी के पास, कांग्रेस के पास और उद्धव ठाकरे के पास ढंग के कैंडिडेट तक नहीं। ये चर्चा, ये विश्लेषण जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।